हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडीज़। और मैं हूं संत प्रकाश। मैं यहां पर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सत्यजीत सर के क्विज सेशन से यहाँ आ रहे होंगे। इन केस आप पहली बार यहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो संस्कार टेक्निकल में सत्यजीत सर रोज़ 8 बजे क्विज़ लेते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको अटेंड करें। और यहाँ पर मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कराता हूँ। मैं बताता हूँ कि आंसर क्या होगा और क्यों होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि जो फिगर है उसमें ए बी के ऊपर एक कंपस रखा जाता है, चुंबकीय कंपस रखा जाता है। तो अगर धारा करंट नीचे की तरफ ए से बी तक बह रही हो तो जो मैग्नेटिक कंपस की सुई का डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेपण होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? ए बाईं ओर, बी दाहिनी ओर और सी ऊपर की तरफ और डी नीचे की तरफ। किस ओर होगा? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आंसर आपको बता दूं कि आंसर होगा बाईं ओर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से है। ऑर्स्टेड ने ही एक प्रयोग से पता लगाया था कि विद्युत धारा से ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जहाँ पे भी आवेश गति करती है वहाँ पर चुंबकत्व भी उत्पन्न होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि चुंबकीय सुई में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। नाउ हाउ डू वी डू दैट? इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल का। ये रूल आपको कंपस में डिफ्लेक्शन किधर होगा इसके बारे में बताता है। देखिए इसमें क्या है कि एक स्विमर होता है, तैरने वाला आदमी होता है, उसको इस तरह से रखिए कि धारा उसके पैर से प्रवेश करे, करंट उसके पैर में एंटर करे और सर से निकले। क्लियर? तो यहाँ पर जो धारा है वो ए से निकल के बी की तरफ जा रही है, तो मैंने अपने स्विमर को इस तरह प्लेस कर दिया। आपको अपने दिमाग में करना है, फिगर बनाना पेपर में ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में पेपर वर्क आप जितना कम करेंगे, रफ वर्क, उतना ही आपका टाइम बचेगा ना। मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि इस स्विमर का जो फेस है वो कंपस की तरफ रखना है ना। यहाँ पर मैंने कंपस को तार के ऊपर प्लेस किया है, तो इस स्विमर का सर भी मैंने ऊपर की तरफ रखा है। क्लियर? ऐसा करने पर स्टेप 3 ये है कि इसका बायां हाथ जिधर को इंडिकेट करेगा उधर ही की तरफ कंपस की सुई में डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो मेरा स्विमर है जो कि धारा की दिशा में तैर रहा है, धारा इसके पैर में एंटर करके सर से निकल रही है और इसका जो फेस है वो कंपस की तरफ है, क्योंकि कंपस मैंने ऊपर रखा है। तो इसका लेफ्ट हैंड किधर इंडिकेट कर रहा है? मेरे लेफ्ट की तरफ। यानी कि जो चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक कंपस के नीडल में जो डिफ्लेक्शन है वो भी बाईं तरफ होगा, जो कि ऑप्शन ए है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपके क्विज़ का 7वां और फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। छोटा सा क्वेश्चन है और एक बार यदि आपको इसका आंसर पता चल जाए तो उसके बाद बहुत आसान होगा। लेकिन मोस्टली लोगों को इसके सॉल्यूशन के बारे में, आंसर के बारे में पता नहीं होता। देखिए ये तो आपको पता है कि जहाँ भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, आवेश रहता है, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और वही चार्ज जब मोशन करता है, गति करने लगता है, तो उस अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। राइट? तो इसके बारे में आपको पता है कि अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और अगर गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। लेकिन अगर त्वरित होने का मतलब होता है एक्सेलरेट होना, उसकी गति का चेंज होना। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट करता है, अपने वेलोसिटी को चेंज करता है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस के अनुसार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। आपको याद होगा क्लास 9 में आपने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का फेलियर पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड का जो परमाणु का मॉडल था उसमें ये दोष था कि चूँकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं, तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय कक्षा में घूमती है तो उसमें एक अभिकेंद्र त्वरण होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना। जो उसमें एक्सेलरेशन है तो मैक्सवेल के नियम के अनुसार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज छोड़ेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज छोड़ेगी तो ऊर्जा का लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो धीरे धीरे वो नाभिक के पास पहुंच जाएगी और फाइनली टकरा जाएगी। तो वो जो रीज़न था फेलियर का, यही था, मैक्सवेल का नियम ही था, जिसके अकॉर्डिंग अगर आवेश त्वरित हो, एक्सेलरेटेड हो, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है। और आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? प्रकाश, गामा रे, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिजिक्स का तीसरा और आपके क्विज का 8वां क्वेश्चन था
ये भी एक मुश्किल दिखने वाला आसान क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है किसी बंद सतह के अंदर 10⁷ एम्पियर मीटर ध्रुव शक्ति का एक उत्तर ध्रुव रखा गया है, यानी एक नॉर्थ पोल जिसका कि पोल स्ट्रेंथ 10⁷ एम्पियर मीटर है रखा गया है। तो जो बंद सतह है उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। देखिए, लोगों की, बच्चों की शिकायत होती है कि क्लास 10 लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें 11th-12th के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि 11th-12th के कुछ क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही आसान होते हैं और जनरली उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा घुस करके 11th-12th ही पढ़ने लग जाते हैं या कुछ ऐसी बुक्स यूज़ करने लग जाते हैं जिसमें कि क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो एग्ज़ाम में उनका स्कोर जनरली गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ही इस तरह का घुमा करके पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट उसमें चूक जाता है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इजी और ट्रिकी क्वेश्चंस को ही ज़्यादा से ज़्यादा फेस करें। ना ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, हम लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहले मैं आंसर बता दूं, आंसर है 0, वेरी सरप्राइजिंगली 0। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। देखिए, किसी सतह से लंबवत, यानी कि ये जो सरफेस का डायरेक्शन है, सरफेस के ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गुजरने वाली टोटल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी ये सरफेस है, ये इसके लंबवत ही इसका डायरेक्शन होता है। तो इस सरफेस के अलोंग अगर 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 10 वेबर। और साथ ही साथ जो इंसान नॉलेज की खोज में होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, तो उसको वहाँ से भी कुछ नॉलेज मिल जाता है जहाँ से बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता। जैसे कि आप क्वेश्चन भी पढ़े तो आपको इतना पता चल गया कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका यूनिट वेबर होता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से, है कि नहीं। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। नाउ विद्युत फ्लक्स भी होता है। तो स्थिर वैद्युत में आपने पढ़ा था गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, जैसे कि गोला हुआ, घनाभ हुआ, उसके अंदर आप क्यू चार्ज रखिएगा, तो क्यू चार्ज की वजह से इस गोले का जो फ्लक्स होगा वो होगा phi = Q/ε0। इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत का गॉस का नियम। एक गॉस का नियम चुंबकत्व में भी होता है, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इस तरह से एक क्लोज्ड सरफेस है, अब इसमें चाहे कोई मैग्नेटिक पोल हो या नहीं हो, मगर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक क्वालिटी होती है कि ये क्लोज्ड कर्व होती हैं, बंद वक्र होती हैं। जहाँ से शुरू होती हैं वहीं पे ख़त्म होती है, जहाँ से शुरू होती हैं वहीं पे ख़त्म होती हैं, कुछ इस तरह से। और एक और चीज़ बता दूं, कोई सतह है तो उससे अगर रेखाएं निकल रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और उसके अंदर घुस रही हैं, अंदर एंटर कर रही हैं, तो फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन क्लोज्ड होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोज्ड होती हैं, तो जितनी यहाँ से निकलेंगी उतनी ही एंटर करेंगी, यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो टोटल मिला करके 0। इसलिए यहाँ पर जो चुंबकत्व का गॉस नियम है वो हो जाता है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस अगर है तो उसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि जितनी बाहर निकली उतनी एंटर कर गई, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव हो गया, तो टोटल 0। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। तो कितना ईजी था, है ना। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से ये भी पता चल जाता है कि ध्रुव शक्ति यानी कि पोल स्ट्रेंथ का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है किसी 10 फेरों वाली 1.5 लंबाई तथा 1 मीटर चौड़ाई वाली आयताकार कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, और मैग्नेटिक मोमेंट के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो और उनके बीच कोई 2L डिस्टेंस हो, तो इसको द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज और इनटू इनके बीच की दूरी।
इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसका ऐसा यूनिट कूलॉम मीटर होता है। उसी तरह अगर एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, उनके बीच की कुछ दूरी हो, लेट से यहाँ पर भी 2L, और इसका पोल स्ट्रेंथ Pn हो और इसका PS हो, दोनों बराबर ही होते हैं एक्चुअली। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल का जितना स्ट्रेंथ होता है, साउथ पोल का भी उतना ही स्ट्रेंथ होता है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए दोनों को P लिख देते हैं, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको M से मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू होता है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव शक्ति इंटू इस चुंबक की लंबाई, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी। इसको कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। समझे? तो एक चुंबकीय आघूर्ण किसका होता है? एक चुंबक का होता है। साथ ही साथ अगर आप एक कुंडली लेते हैं, एक कॉइल लेते हैं, तो वो भी एक चुंबक का कार्य करती है, उसका भी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है A×I। अगर उसमें एक ही फेरा है, मतलब एक ही टर्न है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा उसकी एरिया इंटू करेंट, एरिया इंटू करेंट। और अगर उसमें फेरों की संख्या n है तो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाएगा NIA, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ना ये डिफरेंट है, मगर आप याद रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं NIA, है ना। तो लिखिए फॉर्मूला NIA। यहाँ पर n कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, करंट कितना है? 2 एम्पियर है, और एरिया देखिए, जब आयताकार कुंडली है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और उसकी लेंथ है 1.5 और ब्रेथ है 1, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 1.5, एरिया कितना है? 1.5 मीटर स्क्वायर। तो 1.5 मल्टीप्लाई कीजिए, 1.5 और गुने 2, 3 हो गया, 3 × 10 30, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, वो 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस झारखंड पॉलीटेक्निक में कम चांस है, लेकिन बिहार पॉलीटेक्निक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस बनाना आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की तरह होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में क्या है कि आप एक बीमारी की दवा लीजिएगा तो उससे दूसरी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उसी तरह जब आप एक क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करते हैं तो उससे आपको कई दूसरी जानकारियाँ भी मिलती हैं जो आपको दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। चलिए, तो आज का आखिरी प्रश्न, एक 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट वाले चुंबक को 100 टेस्ला वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी ही डायरेक्शन में इस चुंबक को रखा जाता है। तो चुंबक पे लगने वाला बलयुग्म यानी कि कपल क्या होता है? 300 न्यूटन मीटर, 150 न्यूटन मीटर, 100/3 न्यूटन मीटर, या फिर 0। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जैसे कि कृष्णा ही कृष्ण है, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव ही चुंबक है। जिसको हम लोग चुंबक बोलते हैं वही एक्चुअली फिजिक्स के लैंग्वेज में चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल है। अब हम लोग आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव की बात कर लेते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव को अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या होता है? इसमें एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। धनावेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बल लगता है और ऋणावेश पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। अब इस तरह से एक द्विध्रुव है, इस पे इस डायरेक्शन में बल लगेगा और इस डायरेक्शन में बल लगेगा इस पर, तो ये क्या करेगा? इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने लगेगा। इसको ही हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? कपल है, क्योंकि इधर और इधर बराबर फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बल युग्म, अदरवाइज बल आघूर्ण बोलेंगे। एनीवेज, तो ये बल आघूर्ण क्या करेगा? इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू, टॉ क्या है? बल आघूर्ण यानी कि कपल है। कपल इज इक्वल टू क्या होता है? P क्रॉस E। P क्या है? इसका डाइपोल मोमेंट है, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। P मतलब आपका द्विध्रुव आघूर्ण, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और क्रॉस मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता ही है, A क्रॉस B का मतलब AB साइन थीटा होता है। तो P क्रॉस E का मतलब हो गया PE साइन थीटा। क्लियर है ना? इसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होता है कि अगर आप एक चुंबक को ऐसे रखते हैं जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, तो उस पर भी ठीक इसी तरह से एक टॉर्क काम करता है, एक बलयुग्म काम करता है, जो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। देखिए, ये अगर नॉर्थ पोल है तो इसमें इधर बल लगेगा और साउथ पोल में इधर बल लगेगा। एज अ रिजल्ट ये इसमें इधर की तरफ एक क्लॉकवाइज कपल काम करेगा। इस कपल का मैग्नीट्यूड होता है टॉ इज इक्वल टू M क्रॉस B, जहाँ M क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण है,
और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और थीटा क्या है, इनके बीच का कोण है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है, इसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप चुंबक को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रख देंगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 0 डिग्री हो जाएगी तो साइन 0 तो 0 होता है, तो यहाँ पर इस पर कार्य करने वाला जो बलयुग्म है, कपल है, वो 0 हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आप घुमा करके अगर मैग्नेट को रख देंगे तो उस पर कोई बलयुग्म काम नहीं करेगा, यानी कि जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मैंने पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि एक तार जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसको मोड़ करके एक रिंग बना दिया जाता है इस तरह से। तो रिंग के डायमीटर के अक्रॉस इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसके व्यास के अक्रॉस इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ये तार है, इसको आपने मोड़ दिया, इसकी पूरी लंबाई L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई L है, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, L/2, और यहाँ से यहाँ तक L/2। क्लियर? ओके, नाउ इसका रेजिस्टेंस R ओम मान करके चलते हैं। L लंबाई का रेजिस्टेंस R है, तो L/2 का आधी लंबाई का रेजिस्टेंस भी आधा होगा, R/2 होगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया आपका R/2, क्योंकि आधी लंबाई है, और ये जो आधी लंबाई है इसका भी R/2 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से जब मोड़ दिया गया है तो ये R/2 और ये R/2 आपस में पैरेलल में है, समानांतर में है। तो समानांतर में R/2 और R/2 को जोड़िएगा तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, R/2, और जो कि समानांतर में है, और दो रेजिस्टेंस को समांतर में जोड़ें तो हाफ हो जाएगा, यानी कि R/4 होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हिसाब से अगर जोड़ लीजिए, 4 ओम का तार है, उसको आप रिंग बनाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको वो 1 ओम मिलेगा। 1 ओम के तार को मोड़ेंगे तो 1/4 मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया पिछले क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर किसी धारावाही लूप में, करंट कैरिंग लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट बह रही है, करंट फ्लो कर रही है, धारा बह रही है, तो ये नॉर्थ पोल का काम करेगा या फिर साउथ पोल का काम करेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस आउट।